Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammed Salah, consultant neurosurgeon. Today I will experience my share regarding my first long case, which was regarding the supracellular mass pituitary gland. इनिशियली जैसे बेल रिंग हुई थी, उसके बाद मैं गया, मेरे एग्ज़ामिनर जो डॉक्टर बारी साहब थे और एक और एग्ज़ामिनर थे, वेरी कोऑपरेटिव थे। जैसे मैं आया बेटा, तो उन्होंने कहा कि बी रिलैक्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़ा सुकून से कर लें। उसके बाद जो है मैंने अपना लॉन्ग केस शुरू किया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने कहा कि आई एम डॉक्टर मोहम्मद सलाह, मैं आपसे जो है आपकी बीमारी के बारे में सवाल करूँगा। तो पेशेंट जो है ऑलरेडी ओरिएंटेड था। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है। तो उसने कहा कि मुझे जो है नज़र का मसला है, जो पहले साइड से ख़राब थी, फिर सामने से आ गई थी। तो मैं समझ गया था उसी वक्त उसकी डायग्नोसिस। तो मैंने उससे फिर वही विजुअल लॉस के सारे क्वेश्चन किए कि कब से है, अचानक से शुरू हुई या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, और उसने ऑलरेडी बता चुके थे, तो पहले साइड से हुई थी। फिर मैंने उनसे पूछा जो भी विजुअल लॉस के क्वेश्चन थे, फिर अपर सिक्स क्रेनियल नर्व्स के क्वेश्चन के प्रॉपरली, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की मैंने उनसे हिस्ट्री लेके उसके बाद जो है मैं एग्ज़ामिनेशन की तरफ आया। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन के लिए मैंने सर से परमिशन ली। उसके बाद जो है वही प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होता है कि मैंने उनके वाइटल्स चेक किए। वाइटल्स में उसका फिर जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर था थोड़ा सा इंक्रीज़ था, हालांकि उसने मुझे हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं बताई थी। तो मैंने एग्ज़ामिनर को नोट कराने के लिए बता दिया था। उससे पेशेंट से थोड़ा सा ज़ोर से पूछ लिया कि आपको ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेस था। उसके बाद मैंने उनका मिनी मेंटल एग्ज़ामिनेशन किया। मिनी मेंटल एग्ज़ामिनेशन के बाद अपर 12 क्रेनियल नर्व्स की। 12 क्रेनियल नर्व में जब कॉर्नियल रिफ्लेक्स में चेक करा था, उस वक्त मैंने सर से परमिशन ली कि सर मे आई डू द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो सर ने कहा कि नहीं, देयर इज़ नो नीड, द कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज़ नॉर्मल। उसके बाद जो है उसके बाद मैंने उसके लिए परमिशन ली है फंडोस्कोपी के लिए। तो सर ने कहा कि ठीक है, फंडोस्कोपी आप कर लें। फिर मैंने उनसे वही सर से कहा कि सर आई नीड टू स्विच ऑफ द लाइट। तो सर को पता नहीं था कि वो बटन कहाँ है। फिर वो इधर उधर गए, फिर किसी और बंदे को वो लेकर आए। तो तब तक उसने कहा कि आप कंटिन्यू करें अपना एग्ज़ामिनेशन। उन्होंने अपना एग्ज़ामिनेशन कंटिन्यू किया। फिर वो वहाँ का जो वार्ड बॉय था या जो पर्सन था वो आया, उसने लाइट ऑफ की। फिर मैंने उनकी फंडोस्कोपी की। तो फंडोस्कोपी में जो है एक साइड पे पेप्लिडीमा था और दूसरी साइड पे ऑप्टिक एट्रोफी थी, प्रोमिनेंट थी, यानी डिटेक्ट हो रही थी। ठीक है, उस पेशेंट को जो है एक साइड पे ब्लाइंडनेस थी और दूसरी साइड की टेम्पोरल विजुअल लॉस था। उसके बाद जो है तीसरी मरतबा मैंने जब उनका मैं गेग करने वाला था, तब मैंने सर से पूछा कि सर मैं आई डू द गेग रिफ्लेक्स। तो सर काफ़ी यानी इरीटेटिंग मूड में आया था कि बार बार परमिशन मांग रहा है। तो उसने कहा कि भैया छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यानी कोशिश क्या करें कि जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें परमिशन लें। बार बार जो है एग्ज़ामिनर से ना पूछें, कभी कभी वो इरीटेट हो जाते हैं। और जो ज़रूरी हैं जैसे कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो कर लिया करें, और गेग रिफ्लेक्स से आप चाहे पूछ लें। ठीक है, और रिलेवेंट जो होता है वो आप कर लें। बाकी जो है ना आप कर लें या ना कर लें, लेकिन उन्हें बता दें बस। ठीक है, उसके बाद मैंने उनका सेरिबुलर एग्ज़ामिनेशन किया। सेरिबुलर एग्ज़ामिनेशन में जो मैंने उनका वो किया था फिंगर नोज टेस्ट। फिंगर नोज टेस्ट में जो है मुझे वो आ रहा है कि इसकी जो है लेफ़्ट साइड से एक साइड पे जिसकी ब्लाइंडनेस थी वहाँ पे वो आ रहा था। तो मैं थोड़ा डायग्नोसिस में कंफ्यूज हो गया। तो आप इस चीज़ का ख्याल करें कि आप अगर पहले उसकी विजुअल एक्यूटी कर लेते हैं तो आप उस साइड की फिंगर नोज टेस्ट नहीं करें। ठीक है, या तो आप ठीक है। उसके बाद जो है एग्ज़ामिनेशन हो गया। एग्ज़ामिनेशन के बाद कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन के बाद मैं अराउंड 28 मिनट्स में मेरा एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने आके बैठ गया, अपने सर में वो करना शुरू हो गया। तो बीच में मुझे याद आया कि मैं उन पेशेंट से जो है सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछा था, पर्सनल हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में नहीं पूछा था। तो मैंने सर से कहा कि सर मैं आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट। तो ही सेज इट्स योर टाइम, यू कैन आस्क। फिर मैं उसके करीब गया, मैंने उनसे वो क्वेश्चन किया। ठीक है, करीब आके एग्ज़ामिनर को पता चल गया कि मैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने समअप किया। जैसे हो गया तो उसके बाद बेल रिंग हो गई वाइवा की। जैसे बेल रिंग हुई तो सर ने कहा कि ओके, डू यू वांट मोर टाइम। मैंने कहा नहीं सर, आई हैव डन ऑलरेडी डन। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन जब 25 मिनट्स होते हैं तो वो आपको आके कहते हैं कि आपके पास डॉक्टर साहब सिर्फ 5 मिनट्स बचते हैं। तो उसमें भी आप कोशिश करके जो है यानी
कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे सर आई हैव ऑलरेडी डन, आई विल डू इट इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की नहीं है, क्योंकि अक्सर वो एग्जामिनर कहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फिर जल्दी जल्दी में करते हैं, चीज़ों को मिस करना शुरू करते हैं। फिर आप जो है रिलेवेंट चीज़ें हैं बस उनको किया करें। ठीक है, उसके बाद जो है सर ने कहा कि प्रेजेंट योर हिस्ट्री, आई स्टार्टेड टू प्रेजेंट माई हिस्ट्री, देन सर सेज ओनली पॉजिटिव फाइंडिंग्स, I describe my positive findings on examination and history both. Then he says so where examiner जो होते हैं that 15-15 मिनट्स का गैप होता है। एक एग्जामिनर आपकी लोकलाइजेशन कराता है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करता है, और दूसरा एग्जामिनर जो होता है वो आपके इन्वेस्टिगेशंस MRI और उसके बाद जो है आगे जो ट्रीटमेंट होता है उस पर डिस्कस करता है। तो उसने कहा कि सो डॉक्टर साहब वेयर डू यू लोकलाइज द लीजन। मैंने कहा सर आई लोकलाइज द लीजन एज अ सुप्राटेंटोरियल लीजन। ही सेज वेयर सुप्राटेंटोरियल। तो मैंने कहा कि सर सुप्राटेंटोरियल में फ्रंटल एरिया में। उसने कहा फ्रंटल पे कहाँ पे आप लोकलाइज कर रहे हैं। मैंने कहा सर मोस्ट लाइकली जो है स्कल बेस पे। तो उसने कहा कि क्यों। सर क्योंकि बिकॉज द पेशेंट हैज़ नो एनी स्पेसिफिक headache or pressure effects, but the patient complains of bilateral visual loss, so most likely it is in the midline। तो उन्होंने कहा कि midline में कहाँ गया। उन्होंने सर मे बी इन सेलर एंड सुप्रासेलर एरिया, बट इट कैन बी एनीवेयर इन द anterior cranial fossa in the midline। तो उसने कहा कि what can be the lesion। मैंने कहा सर it can be a neoplastic lesion, it can be a कंजेनाइटल लीजन। तो उसने पूछा कि क्या हो सकता है, यानी न्यूप्लास्टिक में क्या कह रहे हो। मैंने कहा सर न्यूप्लास्टिक में पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई मेनिंजियोमा भी हो सकता है, और फिर उसने कहा कि कंजेनाइटल में क्या। मैंने कहा सर कंजेनाइटल में जो है क्रेनियोफेरेंजियम हो सके। उसने कहा और कुछ हो सकता है। मैंने कहा जी सर इन्फेक्टिव लीजन हो सकते हैं। तो उसने थोड़ा सा टोंट के अंदर उसमें पूछा कि क्या इन्फेक्ट हो सकता है। सर ट्यूबरक्यूलोमा भी हो सकता है, although it is not very common, but as we live in the endemic area, so it can be a tuberculoma or the fungal mass, but it is very rare। ठीक है, कि आपको जो है जो चीज़ें रेयर हैं तो आप उनको रख के फिर आप उनको खुद ही निकाल दो डायग्नोसिस में, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल तीसरे पर रखा। ठीक है, तो इसके बाद उसने कहा कि व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू एडवाइस। मैंने कहा सर आई विल एडवाइस फॉर द MRI ब्रेन फुल स्टडी विथ कंट्रास्ट। ठीक है, विथ थिन कोरोनल कट्स फ्रॉम इंट्राक्रैनियल फोसा टू द स्कल बेस। उसके बाद उन्होंने कहा कि और कोई इन्वेस्टिगेशन कराओगे। मैंने कहा जी सर अगर MRI में मुझे पिट्यूटरी ग्लैंड मिल जाता है तो फिर आई विल गो फॉर द हार्मोनल वर्कअप एंड विजुअल एवाल्यूएशन। तो उन्होंने कहा हार्मोनल वर्कअप में क्या करवाएंगे। मैंने कहा सर हार्मोनल वर्कअप में मैं जो है प्रोलेक्टिन सीरम प्रोलेक्टिन लेवल कराऊंगा, LH FSH लेवल, ग्रोथ हार्मोन लेवल, और जो है जो भी हार्मोनल वर्कअप था वो करवाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि नॉर्मल प्रोलेक्टिन लेवल कितनी होती है। तो मैंने बता दिया। फिर उसने मेल का फीमेल का सबका प्रोलेक्टिन लेवल पूछा, फिर ग्रोथ हार्मोन लेवल पूछे कि ग्रोथ हार्मोन लेवल नॉर्मल कितना होता है, और जो भी हार्मोन्स थे सबके उन्होंने वैल्यूज़ नॉर्मल जो है वो पूछी। फिर उसने कहा कि कितने प्रोलेक्टिन लेवल पे जो है हम नॉर्मल प्रोलेक्टिन के लेवल कितना। मैंने 20 या 30 ऐसा कुछ बताया था। तो उन्होंने कहा कि हम जो एंटी प्रोलेक्टिन जो मेडिकेशन शुरू करते हैं वो कब शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि सर अगर 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हो। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि अगर 60 हो, या आप कह रहे हैं कि 25 या जो तो अपर लिमिट थी 30 मैंने कुछ बताई थी कि अगर 30 है 35 हो तो आप फिर वो जो है एंटी प्रोलेक्ट वो मेडिकेशन शुरू करेंगे ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह। तो मैंने कहा नहीं सर मैं शुरू नहीं करूँगा। तो उसने कहा क्यों। आपने तो कहा कि वो इंक्रीज़ है, अगर इनके नॉर्मल लेवल ये है उससे ज़्यादा होगा तो वो है। तो उस पर उसने ज़्यादा मुझे कंफ्यूज किया था। उसका आंसर ये होता है कि अगर 3 to 4 लेवल ज़्यादा होता है तब हम वो जो है ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह शुरू करते हैं। ठीक है, और वो एक्चुअली मैं सुनना चाह रहा था कि ग्रेटर देन 200 वैल्यूज़ हो तो करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि और कौन सी मेडिकेशन देते हैं। वो पूछा था कि कैबरगोलिन जो भी हैं। ठीक है, कैबरगोलिन है। उसके बाद फिर उसने पूछा कि जो ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज़ हो तो उसमें कौन सी डिजीज़ होती है, फिर उसके लिए कौन सी ड्रग्स होती हैं, जिसमें मैंने कीटाकोनाजोल का बताया था
फिर उसने कहा कि और कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो उनके मुझे नाम नहीं आ रहे, तो उसने कहा अगर उसके नाम बताओगे तो मैं आपको बोनस नंबर दूंगा, लेकिन मेरे जहन में नहीं आए थे वो। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे एग्जामिनर आ गए थे, जब बारी साहब आ गए थे, उसने कहा कि आपने कहा कि MRI करूँगा, तो उसने पूछा कि आप MRI क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया कि सर आई वांट टू डू MRI टू लोकलाइज द लीजन, टू आइडेंटिफाई द लीजन एंड इट्स एक्सटेंशन। ठीक है, एंड इट विल हेल्प इन सर्जरी एंड ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग द पेशेंट। फिर उन्होंने वो MRI लगाया, MRI उन्होंने कहा कि रीड करो, वो MRI भी पूरा रीड करना होता है। ठीक है, पूरा सीक्वेंस था, वो रीड किया है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें मुझे आप वो बताएं कि ऑप्टिक क्याज़्मा कहाँ पर है। ऑप्टिक क्याज़्मा उसमें नज़र नहीं आ रहा था, फिर वो ख़ुद भी आके करीब दिखा तो नज़र नहीं आया। ठीक है, फिर उसने ये सवाल किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में और उसमें जो वहाँ पे मेनिंजियोमा होता है उसमें कौन सा डिफरेंस है। तो वो मैंने बता दिया था कि ऑप्टिक क्याज़्मा एक में जो है एलिवेट हो जाता है, दूसरे में डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ऑप्टिक क्याज़्मा के पे उसने कहा था कि अगर आप बताएंगे तो मैं आपको इसमें बोनस नंबर दूंगा, लेकिन उसमें ऑप्टिक क्याज़्मा था ही नहीं। फिर सर खुद भी आके देखा तो उसे नज़र नहीं आया। ठीक है, उसके बाद कहा कि हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट। मैंने कहा सर आई विल काउंसिल द पेशेंट, और उसके बाद जो है आई विल गो फॉर द सर्जरी। तो उसने कहा कि काउंसलिंग में क्या कहेंगे, तो काउंसलिंग में उन्हें जो है वो बताना होता है, विजुअल डेफिसिट के बारे में बताना होता है, CSF लीक के बारे में बताना होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के बारे में बताना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सर ने कहा कि विच प्रोसीजर विल यू एडवाइस, आप कौन सा इसमें प्रोसीजर करोगे, इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो मैंने सर इसमें एंडोस्कोप के भी जाते हैं, हम कन्वेंशनल मेथड से भी जाते हैं। तो उसने कहा कि आप इसमें कौन सा करोगे, तो मैंने कहा सर आई विल डू एंडोस्कोपिक। तो उन्होंने थोड़ा सा चौंके कि एंडोस्कोपी करोगे। मैंने कहा जी सर। कि आर यू कन्फर्म यू विल गो फॉर एंडोस्कोपिक या कन्वेंशनल। मैंने कहा नहीं सर, मैं एंडोस्कोपी करूँ, क्योंकि मुझे एंडोस्कोपी के स्टेप्स याद थे। वो प्रोसीजर मुझे उस वक्त याद नहीं था, जो हम ट्रांसलेबियल वगैरह जो करते हैं उसके स्टेप्स याद नहीं था। मैंने एंडोस्कोपी याद किया, वो तो मैंने वही उसका नाम लिया। तो उसने कहा कि ठीक है, आप स्टेप्स बताएं। तो उसके बाद मैंने शुरू किया कि सर आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, टेक इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट। ये कहा तो उसने कहा कि छोड़ दें, समझे कि आपके सुपरवाइज़र है, उसने ड्रिप वेप कर दिया, सब कुछ कर दिए, उसके बाद वो करें। तो बस अभी मैंने स्टेप्स बताना शुरू किए थे कि बेल रिंग हो गई थी और ख़त्म हो गया था।